दोस्तों, आप सबका अपने YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा के सक्रिय सदस्य मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। धन्यवाद। आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया जिसका शीर्षक था फांसीवाद का बढ़ता खतरा और हमारी भूमिका। तो आजकल इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनने में आ रही हैं देश के अंदर से, जहां इस तरह की बातें हो रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, या जो इंटरनेशनल सूचकांक हैं उसमें भी इस तरह की रिपोर्टें पब्लिश हो रही हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में देश की हालत जो है लगातार गिर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है तभी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि आपने इस शीर्षक को क्यों चुना और इस शीर्षक के पीछे का जो कारण है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, ऐसा है कि फांसीवाद से लगभग हर कोई त्रस्त है। ये कहना गलत है कि एक वर्ग विशेष ही त्रस्त है या समाज विशेष ही त्रस्त है। आज फांसीवाद किस गली मोहल्ले में नहीं, किस संस्था में नहीं, या किस पाठशाला में नहीं, उसके रूप अलग अलग जरूर हैं, किंतु उसको हम संबोधित फांसीवाद से ही करेंगे। आपने देखा गत दिवस और पिछले वर्ष भी घड़े से पानी पी लेने से बच्चे को पीट पीट कर शिक्षक के द्वारा हत्या कर देना। नहीं, तो कुछ छिटपुट घटनाओं के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि देश में इस समय फांसीवाद है, जबकि क्या आप मानते हैं कि आप लोकतंत्र में नहीं है? हम लोकतंत्र में ही है, किंतु ये छिटपुट घटना जो आप कह रहे हैं, ये सामने आ जाता है तो आपको लगता है कि ये छिटपुट हो रहे हैं, किंतु सरकार का ही अगर आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर 3 मिनट में, हर 13 मिनट में, हर 18 मिनट में मर्डर, लूट, बलात्कार। तो ये छिटपुट कैसे हुआ? अगर क्यूमुलेटिव आंकड़े आपके पास आते हैं तब आप उसको होने की सिर्फ पढ़े और रख दिए, और जघन्य घटना जब घट जाती है तो कुछ जागरूक पत्रकार लोग जाकर के उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो वैसा फांसीवाद हमारे सामने आता है। और उस फांसीवाद को देख करके एक सेकुलर लोग और एक प्रजातंत्र पे विश्वास करने वाले लोगों की आत्मा हिल जाती है। आपको क्या लगता है कि फांसीवाद का जो खतरा है वो कितना वास्तविक है, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आज हमारे सामने है? ये तो आज हर चौक चौराहे पे फांसीवाद का खतरा आपको देखने को मिल जाएगा। भाई, चौक पे अगर मान लीजिए किसी को ये समझ में आ जाता है कि आज हमें इस फला व्यक्ति को पीटना है, फला व्यक्ति की लिंचिंग करना है, तो वो क्या करता है? आपके पास आकर के आपसे पूछता है कि जय श्री राम बोलो जोर से। अगर आप थोड़ा भी लेट लगाते हैं तो हाथ उड़ जाता है उसका, और दूसरे को आप सीधा बोलते हैं तो तुम देश से कितना प्यार करते हो। अब बताइए जरा, प्यार का भी एक पैमाना लेके घूमेगा आदमी? क्या प्यार को लेक्टोमीटर से नापा जाए, थर्मामीटर से नापा जाए, या किलोमीटर से नापा जाए, या किलोग्राम से नापा जाए? तो ये फांसीवाद का चलता फिरता एक रूप है। और ये एक हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ गुंडा तत्वों को जिनको अपनी दुश्मनी निकालना होता है, मारपीट करके अगर कुछ घटना घट जाती है तो एक शब्द दिया जाता है, और उस शब्द को ये कहा जाता है कि इन्हें राम से नफरत क्यों। इस सवाल ये पैदा है कि राम से किसको नफरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप स्वयं उसको आस्था का अनादर करने के लिए प्रेरित करते हैं, आप उसको डोमिनेट करते हो। कोई भी व्यक्ति हो, कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, एक बार तो आंख तरेर देगा। मतलब आप यहाँ पर धार्मिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक राष्ट्रवाद में मानता हूं कि ये व्यक्ति में अपने धर्म के लिए अंधभक्ति और दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष की भावना पैदा करता है, जिसकी वजह से तनाव और हिंसा बढ़ती है और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता जो है खतरे में आती है। तो इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए? क्योंकि आज एक जो सांप्रदायिक माहौल देखने में आ रहा है, धार्मिक राष्ट्रवाद, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि सांप्रदायिकता अपने असली रूप में नहीं आती, धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती है, अपने असली रूप में सामने आने में उसे शर्म आती है।
तो एक ऐसा समय जहां पर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार घट रही हैं, इनको रोकने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, शर्मसार तो घटना होने के बाद हर कोई होता है, किंतु ये वो बेशरम लोग हैं कि सामने वाले को शर्मसार करने के लिए तैयारी किए रहते हैं। हमारे देश में धार्मिक राष्ट्रवाद को लगभग लोग नकार चुके हैं। अगर आप ये कहें कि हमारे देश से समाजवाद या प्रजातंत्र पलायन के दौर में है, तो असंभव। जिन धार्मिक युवाओं को धार्मिक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करके दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसी धर्म के लोग आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाए हुए हैं। मोदी मीडिया को आप छोड़ दीजिए, हमारे जितने भी मीडिया हैं उसमें आप देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हिंदू हैं, विशाल शर्मा हिंदू हैं, रवीश कुमार जी हिंदू हैं, साक्षी जोशी हिंदू है, प्रज्ञा जोशी हिंदू है। अब आप मेरे को ये बताइए, चंद नाम अभी मैंने लिया है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि धार्मिक राष्ट्रवाद को हमारे देश में कोई भी किसी भी एंगल से पसंद नहीं करता है। धर्म, हमारा जो देश का आधार था वो आस्था के आदर के ऊपर आधारित था, किंतु कुछ लोग जो जिसको अभी आपने बोला कि धार्मिक राष्ट्रवाद, मैं इसको धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं मानूंगा, मैं इसे वर्चस्ववादियों का एक समूह मानूंगा। जो लोग एक छद्म धार्मिकता को लेकर के ये हरकत कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को उद्वेलित करने के लिए बहुत प्रयास किए इन्होंने, हिंदू कभी उद्वेलित नहीं हुए, हिंदू विकासशील रहे, हिंदू विकास करते रहे, हिंदुओं के बच्चे पढ़ने लिखने में लगे रहे। किंतु जब इन्होंने देखा कि हिंदुओं का तो हमारी तरफ आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, तब इन्होंने एक शुगर कोटेड तैयार किया, हिंदुत्ववाद। हिंदुत्ववाद को अगर आप गहराई से देखते हैं तो इसका अस्तित्व कब से आया है? वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, चार और हिंदुओं को जोड़ने के लिए दो हिंदू हिंदुत्ववाद का नारा देते हैं। तो आपका मतलब है कि ये जो सुप्रीमेसी की पॉलिसी है, ये डेमोक्रेसी के लिए असल खतरा है? बेशक, वर्चस्ववाद जिसको आप सुप्रीमेसी बोल रहे हैं, वर्चस्ववाद हर जगह है, ये घर से शुरू होता है अगर आप देखेंगे तो। किंतु घर में जो वर्चस्ववाद होता है वो टेरर के साथ होता है। अगर घर का मालिक या घर का मुखिया फैसला लेने में थोड़ा बहुत भी डावाडोल होता है या किसी काम को करने में सलाहियत नहीं रखता है, आप उसके घर में देखेंगे दूसरी पंक्ति का कोई भी बेटा या बेटी या पत्नी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, उसका चलने लगता है घर में। चूंकि ये घर के अंदर है, ये नहीं दिखता है, मगर ये मानसिकता अब रोड में आ गई है। जिस वर्चस्ववाद की हम अभी बात कर रहे हैं और जिस वर्चस्ववाद से हमें खतरा है, वो मोहल्ले से शुरू होकर के राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए पहुंच गया है कि आप देखेंगे 139 या 129 सांसद गंभीर और जघन्य कांड में लिप्त हैं, जबकि 223 सांसद ऐसे हैं जो मतलब जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। मतलब एक बड़ी संख्या सांसदों विधायकों की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है गंभीर किस्म के मुकदमे चल रहे हैं या किन्हीं मामलों में आरोपी हैं। बेशक, इसमें ये तो वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। जो लोग कानून बनाते हैं वो कानून तोड़ने के अगर आरोपी हैं, तो ये निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ये चिंता का विषय नहीं, ये तो नींद नहीं आने का विषय है। आप अगर पीछे जाएंगे तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दौर को आप देखिए। आज जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उस दौर में इन्हीं के पूर्वज एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके अंग्रेजों को आंख दिखाया करते थे। और ऐसा कौन सा चित्रण किया गया कि आज ये एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं या एक विशेष वर्ग से नफरत के बीज बो रहा है। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इनको छूट दी गई है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और ये टूल है। मोनू मानेसर का किस्सा आपके सामने है। मोनू मानेसर को लेकर एक सवाल है मेरा यहाँ मुन्ना भाई, क्योंकि मोनू मानेसर के बारे में खुलासा हुआ कि वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ना चाह रहा था, और उसके बाद लोग लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में जो है एक
समूह है जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहा है कि उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए और पंजाब को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो क्या पैट्रियोटिज्म का जो इस्तेमाल है, देशभक्ति का इस्तेमाल अपराधियों के बचाव में किया जा रहा है? नहीं, मैं इसको बोलूंगा समाज की कायर मानसिकता। वो आज ऐसा हो गया है कि आपको याद होगा कि कश्मीर में एक बच्ची का बलात्कार होता है और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। हाँ, तो क्या राष्ट्रवाद और देशभक्ति का उपयोग इस तरह से भी, ये तो उपयोग क्या दुरुपयोग है सीधा। अगर आप किसी समाज अपराधी का को मौन रह करके किसी भी घटना को देखना धीरे धीरे वो कायरता के आवरण में बदल जाता है। अगर समाज जागरूक है तो उसे बताना होगा कि हम जागरूक भी हैं और जिंदा भी हैं। रेप जैसी घटनाओं को आज चंद लोग एक संस्कारी घटना बता रहे हैं, तो मैं ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और उन्हीं रेपिस्टों को महिला तिलक कर रही है। सोचिए जरा, हमारा समाज और हमारे समाज की सोच किस दिशा में जा रही है। एक महिला पे जुल्म करने वाले 10-11 लोगों का तिलक हो रहा है और एक महिला हाथ से हो रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये, और इसको हिंदुओं के संस्कारित का महिमा मंडित किया जा रहा है। आप अगर यहीं से बाहर निकल के किसी से पूछ लो, भले वो बाहर दूसरे जगह जा करके दूसरे का मन रखने के लिए क्या देगा, मगर पहली नजर में भर्त्सना करेगा, पहली नजर में पहले शब्दों में वो उसकी निंदा करेगा। अब इतनी बड़ी निंदनीय घटना को सरकार के द्वारा प्रायोजित महिमा मंडन में देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश कब विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु की जो संरचना खड़ी की जा रही है उसमें कितने दलदल है। तो हर एक कदम आपका धंसता जा रहा है और आज व्यापार ठप, काम धाम ठप, सारी चीजें बंद है। उन्हें भाई एक लास्ट क्वेश्चन, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कम्युनल एजेंडा है ये अपने चरम पर पहुंच गया है और अब इसके नीचे गिरने का वक्त है या अभी और ऊपर जाने? बहुत जल्दी नीचे गिरने वाला है, क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते इन लोगों ने अरमान की चूड़ी टाइट कर दी। अब जरा गौर करिए कि व्यापार व्यवसाय ठप हुआ और कौन लोग आ गए रोड में। वो मेरा मित्र जो मैकेनिक का काम करता था, जिसके पास हम बैठा करते थे, वो हमको चाय वगैरह भी पिलाया करता था। आज उसकी दुर्दशा देख करके कितने लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। अब्दुल तो आज भी बिरयानी खा रहा भाई। खैर, ये तो सोशल मीडिया पर चलता है कि अब्दुल को टाइप करने का चक्कर नहीं, ये सच्चाई है। आज भी आप रेलवे में अगर हत्या हो रही है, रेलगाड़ी में अगर हत्या हो रही है और 71 सीट में अगर 2 सीट की पिटाई हो रही है और 3 सीट मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं, 2 यात्री की पिटाई कर रहे हैं, बाकी के लोग जो चुपचाप बैठे हुए हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सब नागरिक अगर खामोश रहेंगे तो फिर अपराधियों के हौसले तो बढ़ते ही हैं। तो मुन्ना भाई यहाँ पर आशा व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो कम्युनलिज्म चल रहा है, सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, इस अपने चरम पर है और यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें जो है बेहतर होंगी और ये एजेंडा नीचे गिरेगा। ये उम्मीद नहीं, मेरा यकीन है। हर आदमी इसे त्रस्त है। ये कम्युनल किस टाइप का कम्युनल एजेंडा है, आप बताइए जरा। कम्युनल एजेंडा ना होके ये माइक्रो डिवीजन एजेंडा है। बाकी तो डिवीजन आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन की बात कर रहा हूँ। आज केंद्र सरकार लोगों को धान के फसल का जो पेमेंट कर रही है, उन्हें पुस्तक क्या आधारित कर रही है। एक किसान के 4 बेटे हैं, उस किसान को अगर चाहिए तो वो बैंक में खाता खोलेगा तो बैंक में उसको नॉमिनेशन देना पड़ेगा। तो अब वो 4 बेटों में से जिसका देगा, बाकी के 3 बेटे नाराज। तो ये माइक्रो डिवीजन नहीं है तो क्या है? घर में भी आपने तोड़फोड़ कर दिया। मतलब कुल मिलाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 100% आप जाति विभाजन कर दिए, धर्म विभाजन कर दिए। आज आप देख लीजिए, अंतरराज्यीय लड़ाई के लिए भी कोशिश किया गया है कि पत्रकार के द्वारा आज जेल में बंद पड़ा हुआ है। सोचिए, हम कई राज्यों के संगठन के, हम भारत है, हमें गर्व होता है, विभिन्न भाषा भाषी के हम इस देश में निवास करते हैं। और भाषा तो आपको मैं बता दूं साहब,
कि एक बंगाली जब हिंदी बोलता है ना तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसमें कितनी लज्जत आ जाती है। एक उड़िया जब कोई हिंदी बोलता है तो देखिए उसका जो उड़ीसा का टच हिंदी लेके जब डिलीवर होता है वो डायलॉग, तब आप देखिए कितना मजा आता है। एक पंजाबी जब हिंदी को पंजाबी टोन में डिलीवर करता है तो आप देखिए कितना मजा आ जाता है। बिल्कुल, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को समेटे हुए है, और यही हमारी खासियत है। और निश्चित तौर पर हमारे देश की जनता जो है हमारी इस विशेषता की रक्षा कर पाने में सफल होगी। तो आज आपने हमारे चैनल को अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।